नमस्कार। आम बजट से जुड़ी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। इस सफर की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बजट में छोटे करदाताओं को बड़ी राहत, 5 लाख तक की आय पर अब 5% टैक्स। राजनीतिक चंदे की नकद सीमा 2000 तय। गांव किसानों पर वित्त मंत्री का फोकस। कर्ज के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन, 10% बढ़ेगा फसल बीमा का दायरा। मनरेगा में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन, 48,000 करोड़ रुपए मंजूर, 1 करोड़ नए घर बनाने का वादा। रेलवे को 1,31,000 करोड़ का आवंटन, सेफ्टी फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, सुरक्षा और सफाई पर जोर। अब भविष्य का बजट, कहा सबके सपने होंगे साकार। कांग्रेस समेत विपक्ष ने बताया दिशाहीन। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। बुनियादी ढांचा, ग्रामीण, कृषि और सामाजिक क्षेत्र पर उनका जोर बरकरार रहा। किसानों, गरीबों, महिलाओं के साथ साथ दलित और आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं का आवंटन बढ़ाया गया है। मध्य वर्ग को टैक्स में राहत दी गई है और सरकार ने यह भी कहा है कि खर्च बढ़ाने के बावजूद वो राजकोषीय सेहत बनाए रखेगी। वित्त मंत्री ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बजट की प्रति रखी गई। I rise to present a budget for 2017-18. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और उम्मीदों का बजट बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में विकास बढ़ाने, मध्य वर्ग को राहत, सस्ता घर, काले धन पर रोक, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता और टैक्स प्रशासन के सरलीकरण पर जोर है। वित्त मंत्री ने नोटबंदी को साहसिक फैसला बताया और कहा कि ये नीति कभी विफल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के विकास का इंजन है और ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में एक बनी रहेगी। Demonetization seeks to create a new normal wherein the GDP would be bigger, cleaner and real. The exercise is a part of our government's resolve to eliminate corruption and black money, counterfeit currency and terror funding. Like all reforms, this measure is obviously disruptive as it seeks to change the retrograde status quo. Drop in economic activity, if any, on account of currency squeeze during the remonetization period is expected to have only a transient impact on the economy. वित्त मंत्री ने अगले 5 साल में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीणों को रोजगार के साथ बेहतर बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखी जाएगी। सरकारी सेवाओं को प्रभावी बनाया जाएगा। सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया है और टैक्स में राहत दी गई है। While taxation liability of people with income up to 5 lakhs is reduced to half, all other categories of taxpayers in the subsequent brackets will also get a uniform benefit of 12,500 per person. The total amount of tax foregone on this account of measure is therefore 15,500 crores. अगले वित्त वर्ष में सरकार लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजस्व घाटा जीडीपी के 1.9% पर रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.2% तक रह सकता है। The government has also continued with a steady path of fiscal consolidation without compromising on public investment requirements of the economy.
Externally, the economy successfully weathered a number of shocks: the redemption of the FCNR deposits, volatility from the US elections, and the Fed rate hike. बजट का खास आकर्षण राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर जोर रहा। अब राजनीतिक दल 2000 से ज्यादा चंदा नकद में नहीं ले सकते। रक्षा क्षेत्र के लिए इस बार 2,74,114 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें पेंशन खर्च शामिल नहीं है। इनमें से 86,000 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्चों के लिए हैं। वहीं इस बार के बजट से योजना और गैर योजना खर्च का भेद खत्म हो गया है। अब सरकार का फोकस पूंजीगत और राजस्व खर्च पर होगा। I commend the budget to this honorable house. श्याम सुंदर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और आम बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग के आयकर दाताओं को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। इन छूटों के बाद अब 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में 2.5 से 5 लाख तक की आय वालों की टैक्स दर को 10 से घटाकर 5% करने का भी प्रस्ताव किया गया है। अगर आपकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए तक है तो अब आपको कोई कर नहीं देना होगा। बजट के नए प्रावधानों के मुताबिक ऐसा हो पा रहा है। सरकार ने 3 से 5 लाख तक की आमदनी पर बड़ी राहत दी है। नए कर ढांचे के मुताबिक 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% की दर से आयकर देना होगा। पहले ये दर 10% थी, जबकि 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% कर चुकाना होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे सरकार को 15,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। I therefore propose to reduce the existing rate of taxation for individual assessees between the income 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 5 लाख तक की आय वालों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त सिर्फ 1 पेज का फॉर्म भरना होगा, जबकि पहली बार रिटर्न भरने वालों को 1 साल तक स्क्रूटनी से छूट मिलेगी। 50 लाख तक के आयकर पर 10% और 1 करोड़ पर 15% सरचार्ज पहले की तरह ही जारी रहेगा। I propose to levy a surcharge of 10% of tax payable on this category of individual whose annual taxable income is between 50 lakhs and 1 crore. The existing surcharge of 15% on people earning more than 1 crore will continue. वित्त मंत्री ने बताया कि देश में महज 3 करोड़ 70 लाख लोग ही आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। इनमें से भी 99 लाख लोग अपनी आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम दिखाते हैं, यानी वो आयकर के दायरे से बाहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस बार के बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। अब राजनीतिक दल एक व्यक्ति से चंदे के रूप में ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए ही नकद में हासिल कर सकते हैं। राजनीतिक दल अब 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा नकद में नहीं ले सकेंगे। इस सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा ऐलान किया है। चंदे के रूप में बड़ी रकम चेक या डिजिटल माध्यम से ली जा सकती है। जेटली ने कहा कि 70 साल बाद भी राजनीतिक दलों की फंडिंग पारदर्शी नहीं है। Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections. Political parties continue to receive most of their funds through anonymous donations, which are shown in cash. निर्वाचन आयोग के सुझाव को मानते हुए सरकार ने चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता के लिए बजट में कई प्रस्ताव किए हैं। अब राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से नकद चंदे के रूप में अधिकतम 2,000 रुपए हासिल कर सकती है। राजनीतिक दल 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा चेक या डिजिटल मोड से ही ले पाएंगे। राजनीतिक चंदा लेने वालों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे। आरबीआई कानून में सुधार किया जाएगा, जिससे राजनीतिक चंदा लेने वाले शख्स किसी भी अधिकृत बैंक से ही बॉन्ड खरीद सकते हैं। सभी पार्टियों को आयकर कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न भरना होगा। Needless to say, the existing amendments to political parties from payment of income tax would be available only subject to the fulfillment of the above conditions. This reform will bring greater transparency and accountability in the political funding while preventing future generation of black money. अभी तक राजनीतिक दलों को 2,000 से कम के चंदे को घोषित करने से छूट मिली हुई थी। अब इन दलों को 2,000 से ज्यादा के मिले हर चंदे का हिसाब रखना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया। इसके साथ अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा खत्म हो गई। आम बजट में ही रेलवे के लिए प्रावधान किया गया है। रेल के लिए इस बार विकास और स्वच्छता पर जोर दिया गया है। रेल यात्रियों की हिफाजत के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाने का भी प्रस्ताव है। छुक छुक करती रेल को रफ्तार देने के लिए बजट में रेलवे के लिए कुल 1,31,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। कुल आवंटित राशि में से रेलवे को 2017-18 में 55,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। रेलवे 4 क्षेत्रों सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता और विकास पर जोर देगी। I feel privileged to present the first combined budget of independent India that includes the railways also. We are now in a position to synergize the investment in railways, roads, waterways and civil aviation. For 2017-18, the total capital and development expenditure of railways has been pegged at 1,31,000 crores. And for finance... वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, जिसमें रेल कोच से जुड़ी शिकायत दूर करने के लिए कोच मित्र सुविधा का प्रस्ताव है। 25 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 500 स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य है। वहीं 7,000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था होगी। ब्रॉड गेज लाइनों पर 2020 तक मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म किया जाएगा। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष का प्रावधान भी है। 2019 तक सभी रेलवे कोच में बायो टॉयलेट बनाने और 3500 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण करने की योजना है। IRCTC के जरिए ई-टिकट बुकिंग पर सेवा कर खत्म कर दिया गया है। SMS से क्लीन माई कोच सर्विस की सुविधा भी शुरू होगी। बड़े शहरों में यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा की जाएगी। Railways will focus on 4 major areas. 1, passenger safety. 2, capital and development works. 3, cleanliness. And 4, financial and accounting reforms. बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन और तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। रेल कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रेल किराए और माल भाड़े का निर्धारण लागत, सेवा की गुणवत्ता, सामाजिक जिम्मेदारी और प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीण भारत पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी। वित्त मंत्री ने कृषि और दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई नई घोषणाएं की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नाबार्ड के मार्फत छोटे और सीमांत किसानों के लिए अगले 3 वर्षों में 1900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रा फंड बनाने का ऐलान किया। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में इस बार 24% बढ़ोतरी की गई है। इस मद में 1,87,223 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में कई नई घोषणाएं की। Agricultural credit in 2017 and 18 has been fixed at a record level of 10 lakh crores. इस साल मैडम 10 लाख करोड़ किसानों को क्रेडिट के रूप में उसका प्रावधान किया गया है। किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा, जिस पर 60 दिनों तक कोई ब्याज नहीं चुकाना होगा। 1 मई 2018 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले 1 करोड़ लोगों को 2019 तक छत मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए 23,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 2019 तक 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने का भी ऐलान किया गया। मनरेगा में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इस मद में 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। That in the budget provisions of 38,500 under Manrega in 2016-17 has now been increased to rupees 48,000 crores in 2017 and 18. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विस्तार के लिए बजट में खास घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गांव स्तर पर
महिला शक्ति केंद्र बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत मार्च 2017 तक 10 लाख तालाब बनाने का काम पूरा किया जाएगा, जबकि 2017-2018 के बीच 5 लाख नए तालाब बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार टैक्स चोरी और बैंकों का लोन लेकर भागने वालों पर शिकंजा कसने के लिए नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कानून से बचकर फरार होने वाली कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। जेटली ने ऐसे हालात से निपटने के लिए देश छोड़कर भाग जाने वालों की संपत्ति जब्त करने के लिए नया कानून बनाने की बात कही है। In the recent past, there have been instances of big-time offenders, including economic offenders, fleeing the country to escape the reach of law. We have to ensure that the law is allowed to take its course. Government is therefore considering introduction of legislative changes and even a new law to confiscate the assets of such persons located within the country till they submit to the jurisdiction of the appropriate legal forum. Needless to say, all necessary constitutional safeguards will be followed in this regard. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को सबके सपने पूरा करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट से रोजगार के साथ गांवों और शहरों के विकास में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बजट में ग्रामीण इलाकों और ढांचागत परियोजनाओं पर जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को भविष्य का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी फोकस किसान, खेती, गांव, दलित और वंचित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य वर्ग को राहत दी गई है और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सरकार का जोर है। कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में एक विशेष ध्यान आकर्षित करता है। निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो इस बजट में साफ साफ नजर आती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने जो रास्ता तय किया है उस पर आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं शुरू की गई हैं उन्हें मजबूत किया जाएगा। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसा डालना और अधिक से अधिक साधन उसमें डालना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जो सरकार की योजनाएं सफल हो रही हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, उनके ऊपर बिल्ड करना। वित्त मंत्री ने राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता पर जोर दिया और कहा कि जो बॉन्ड जारी होंगे उन पर चंदा देने वालों का नाम नहीं होगा। डोनर एंड द डोनी will get a tax exemption. A donor will get a deduction. The donee, that's the political party, will get a tax exemption. Provided the returns are filed by the political party. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का फोकस ग्रामीण इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। उन्होंने कहा कि सड़कों से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विपक्षी दलों ने बजट को दिशाहीन बताया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इसमें गरीबों और युवाओं की अनदेखी की गई है। आम बजट को लेकर विपक्षी दलों ने निराशा जताई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बजट में गरीब और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। जेटली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है उसके। केवल 6 महीने के 8 नवंबर से पहले के डेटा पर पूरा बजट तैयार करना, पूरे एस्टीमेट्स बनाना, पूरा अगले साल का प्रोजेक्शन देना बेईमानी का काम है। इन्होंने आंकड़ों को चमकाकर पेश किया है, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। जेडीयू ने कहा कि बजट में पिछड़े राज्यों के लिए कुछ नहीं है। टीआरएस और बीजेडी ने बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। जो पिछड़े हुए राज्य हैं, जो गरीब राज्य हैं, बिहार जैसे राज्य हैं, उनको कोई मदद
कैसे मिले, रोजगार का नए रोजगार का सृजन कैसे किया जाए या पुराने रोजगार जो खत्म हुए हैं उनको फिर से कैसे खड़ा किया, इसके लिए कोई योजना नहीं लगती है. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎయిమ్స్ జార్ఖండ్ అండ్ గుజరాత్ అని మాత్రమే చెప్పారు. అదొక డిసప్పాయింటింగ్ ఉంది. బట్ అదర్వైజ్ మీడియం అండ్ స్మాల్ సెక్టర్ కంపెనీస్ కి 30% నుంచి 25% ట్యాక్స్ తక్కువ చేయడం వల్ల చాలా ఉద్యోగాలు ఇంకా మనం క్రియేట్ చేసుకునేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. So I welcome heartily the reforms announced in election funding reform. Secondly, I would say that the thrust on rural development and particularly on infrastructure is something that I welcome at a macro level. वाम दलों का कहना है कि बजट अमीरों को राहत देने वाला है, सेवा और अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा. जितना खर्चा पिछले बजट में किया था सरकार की तरफ से, उससे कम खर्चा इस बार हो रहा है आपके जीडीपी के मुकाबले में. जितना जो राहत, जितना उनके ऊपर आर्थिक बोझ पिछले एक साल के अंदर महंगाई की वजह से बढ़ी, उसको भी पूरा नहीं करता ये जो रिलीफ जो दिया है. लेकिन उससे जो है सरकार को घाटा हो रहा है 20,000 करोड़ रुपए का. वहीं बीजेपी और सरकार का कहना है कि आम बजट में सभी वर्गों की बेहतरी का ध्यान रखा गया है. The huge investment that is happening, for example, railways, 1,31,000 crore is unprecedented in railways history. So infrastructure investment will spur growth. The social sector spending will bring in equity and it will bring in a new society, new economy for the country. So I really welcome this budget. अगली बार एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम से कम 6% से ऊपर जाएगा. ये एक बहुत अच्छा साइन है जो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत दिलासा देगा. उद्योग जगत ने लघु उद्योगों को दी गई रियायत का स्वागत किया है. About providing special tax rate for MSME sector. Now the MSME sector, which is some of the small people in this sector, were all part of the informal economy. They coming into formal economy is a very welcome step. क्रेडिट पूरा देना चाहूंगा. तो मेरे को लगता है ओवरऑल जो हिंद सरकार इज ए वेरी गुड बजट. बड़े इंडस्ट्री को नहीं दिया, अरे तो क्या हो गया भाई, अगले साल दे देंगे. राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे विवादास्पद, दिशाहीन और आधारहीन बजट बताया है. कृति मिश्रा के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी. लोकसभा सांसद और IUML के अध्यक्ष ई अहमद का निधन हो गया है. कल दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ई अहमद ने देर रात दिल्ली के RML अस्पताल में अंतिम सांस ली. उन्हें मंगलवार को संसद के संयुक्त सत्र के दौरान दिल का दौरा पड़ा था. इसके बाद से उनका इलाज चल रहा था. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने उनके आवास पर जाकर संवेदनाएं जताई. He was a leader of his party, a very eminent personality. Somebody I had known for a quarter of a century, and his passing away is a great loss. Loss to Parliament, loss to people of Kerala. श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनका परिवार लोगों से भी मिला है, अपना सहानुभूति जताया है. The E. Ahmad is a very respected leader, not only a Muslim League, but also other parties also equally respect him, and one of the greatest and finest man in Parliament. Pay my respects and homage to Mr. E. Ahmad. I convey my deep condolences to his family at this moment of grief. आम बजट पेश किए जाने से पहले लोकसभा में भी ई अहमद को श्रद्धांजलि दी गई. The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed. 29 अप्रैल 1938 में जन्मे ई अहमद पेशे से वकील थे. वो 1967 में पहली बार केरल विधानसभा के लिए चुने गए. इसके बाद वो 1991 तक 5 बार विधायक रहे और राज्य के उद्योग मंत्री भी रहे. 1991 के बाद लगातार 7 बार वो लोकसभा के लिए चुने गए. इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विदेश, रेल और मानव संसाधन राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया. मौजूदा लोकसभा में वो मल्लपुरम से सांसद थे. फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आम बजट से जुड़ी हुई हमारी खास पेशकश जारी है. फिलहाल इजाजत दीजिए. नमस्कार.